होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपको मैं बता देता हूँ मेरी क्लास के बारे में। मेरे चैनल पर 3 क्लास हो रही हैं और वो भी हो रही है अधीनस्थ बोर्ड के पीवाई के क्वेश्चनों की। पहली क्लास हो रही है राजस्थान जीके की, दूसरी क्लास हो रही है साइंस की और तीसरी क्लास हो रही है मैथ्स की। धीरे धीरे करके हम आईसीटी की क्लास को भी स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको डेली फ्री क्लास मिलती है जब तक पीवाई के क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं अधीनस्थ बोर्ड के पूरे, तब तक ये क्लास चलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लगती है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप ये क्लास कर लेते हो, मैं बता रहा हूं कोई भी कंपटीशन एग्जाम, राजस्थान की कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपको तकलीफ नहीं देगी, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कर लेता हूं। अपने साथियों को अपने ग्रुप्स में इस क्लास को जरूर से शेयर कर देना है, ताकि गरीब बच्चों का भला हो जाएगा आपके हाथ से। पहला क्वेश्चन है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99,99,999। ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है 6 अंकों की। अब इसके करेंगे क्या, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो करो। तो अभाज्य संख्याओं का हमें भाग देना है। तो सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है। 3 का दीजिए, तो कितनी बार गया है ये मैं दे दिया हूं 3 का भाग। ठीक है, अब जा रहा है क्या फिर से? सॉरी, ज्यादा लिख दिया मैंने, ये इतने बार जाएगा। अब 3 का जा रहा है फिर से, एक एक एक, ये गया। अब फिर से 3 का जा रहा है, 3703 7। अब देखिए कितने का जा रहा है? 7 का जा रहा है। दीजिए तो 7 का। 7 का कितनी बार गया है? 5 2 9 और 1। अब देखिए 11 का जा रहा है। 11 का कितनी बार गया है? तो ये 4 बार, 8 बार और 1 बार। अब 13 का जा रहा है, कितने बार गया है? 37 बार। अब 37 में 37 का जा रहा है 1 बार। ठीक है, अब देखिए इसके विभिन्न प्रकार के कितने गुणनखंड बन गए हैं। तो एक तो 3 का बन गया है, एक 7 का बन गया है, एक 11 का, एक 13 का, एक 37 का। टोटल कितने बन गए हैं? तो 1 2 3 4 5। तो 5 गुणनखंड बन गए हैं इसके विभिन्न प्रकार के। ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें 1 का भाग जाता हो और खुद संख्या का भाग जाता हो। जैसे आपका 3 है, 3 में 1 का भाग जाता है और खुद संख्या का भाग जाता है, इसके अलावा नहीं जाता है, तो ये होती है अभाज्य संख्या। जैसे 37 हो गई है, 37 में केवल 37 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इसके अलावा नहीं जाता है, तो 37 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया है 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 8 अंकीय संख्या, ये संख्या है और ये 88 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। तो संख्या हमारे पास है 179, x 091 और y ये 88 से विभाजित है। 88 को हम दो संख्या में तोड़ लेते हैं। तो 11 को 8 से गुणा कर लूंगा तो कितना हो गया है? 88। अब देखिए ये संख्या है, ये 11 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाज्य है। और 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंकों में भाग दीजिए, वो संख्या विभाजित हो जाएगी अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो ये संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य है। तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं? 51 वाई। इस 51 वाई में भाग दीजिए ताकि हमारे पास वाई का मान आ जाएगा। 8 का भाग दीजिए, 8 एकम 8 एक बार। अब एक बच गया, तालिया है 1। 8 एकम 8 एक बार चला गया है। अब कितना बच गया है? 3। अब मेरे को ये बताइए कि y की जगह में क्या लूं जिसको यहां पर उतारने से भाग पूरा पूरा चला जाए। तो देखिए y का मान अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूंगा तो यहाँ पर 2 उतार दो, तो कितना हो गया? 32। और 8 के पहाड़ी में क्या आता है? 32 आता है। तो 32 लिख दो, भाग पूरा पूरा चला गया है। तो y का मान कितना आ गया है? 2। इस प्रकार से y का मान हमारे पास 2 आ गया है। अब ये संख्या, जो ये संख्या है, ये 11 से भी पूरी पूरी विभाज्य है। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों को अल्टरनेट क्रम में जोड़िए और जो योग आता है अल्टरनेट क्रम में जोड़ने पर उनका अंतर कीजिए। अंतर करने पर अगर मान 0 या 11 आता है तो वो संख्या पूरी पूरी विभाज्य है। तो अल्टरनेट क्रम में जोड़ता हूं, तो 1 और 9 कितना हो गया है? 10। 10 और 0 10, 10 और 1 11। तो ये आ गया है एक, तो अल्टरनेट क्रम में जोड़ने पर। अब जोड़िए 7, x का मान नहीं आया अभी,
तो एक बार छोड़िए, 7 और 9 16, 16 और 2 कितना हो गया है 18, कितना हो गया 18। हमें क्या लाना है, इनका अंतर 0 या 11। देखिए 0 तो नहीं आएगा क्योंकि इस तरफ 11 आ गया है, तो 0 तो नहीं आएगा, तो मान ज्यादा लेना पड़ेगा, मतलब 11 लाना पड़ेगा हमें मान। तो x का मान हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, जोड़ा नहीं है इस 18 में, तो x का मान कितना लूं 18 में कि इसमें से 11 घटाने पर 11 आ जाए। तो देखिए 4 जोड़ दूं इसमें, क्या इसमें 4 जोड़ दूं 18 में, तो कितना हो गया 22, और 22 में से 11 घटा दूंगा तो मेरे पास मान कितना हो गया है 11। और हमने यही बात की थी कि अल्टरनेट क्रम में अंकों को जोड़ने पर उनके योग को घटाते हैं तो अंतर 0 या 11 आना चाहिए, तो हमारे पास 11 आ गया है, तो मैंने y का मान कितना लिया यहाँ पर 4, तो y का मान 4 ले लिया है। तो हमारे पास x और y का मान आ गया है, तो x माइनस y का मान पता करना है। x का मान 4 आया था, y का मान 2 आ गया है 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ए का मान 11/13, बी का मान 13/14 और सी का मान है 15/17 है, तो तीन भिन्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है। सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। चलिए, तो एक तो है 11/13 और एक है 13/14 और एक है 15/17, ये तीन भिन्न है हमारे पास, ठीक है। चलिए 11 में 13 का भाग दीजिए 2 पॉइंटों तक, तो पॉइंट लग गया है, फिर 8 बार चला गया है और फिर 4 बार चला गया है, तो पॉइंट 8 4 आ गया है। 2 पॉइंटों तक ये हमें क्या देना है, भाग देना है। अब 13 में 14 का भाग देंगे तो पॉइंट लग गया है, ये 9 बार गया है और फिर 2 बार, तो पॉइंट 92 आ गया है। अब देंगे 15 में 17 का भाग, तो पॉइंट आ गया है, कितनी बार गया है 8 बार और 8 बार, 2 पॉइंटों तक ही देना है। अब हम कंपेयर करेंगे, मेरे को ये बताइए .84 अधिक है या फिर .92 या फिर .88, तो सबसे बड़ा ये है, कौन है सबसे बड़ा 13/14, और सबसे छोटा कौन आ गया है 11/13, सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा कौन आ गया है, तो इससे बड़ा ये आपका ये आ गया है 15/17, और सबसे बड़ा कौन आ गया है 13/14। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन के पार्श्वीय सतह क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो बेलन का, बेलन जो होता है, बेलन का पार्श्वीय, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, ये होता है। ऑप्शन में कौन सा है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आयतन पूछता बेलन का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, तो ये इसका आयतन हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अनियमित सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो अनियमित सतह का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो उसको, इस सतह को बराबर समान भागों में बांटकर और फिर कुल क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो समान आकार में बांटकर फिर कुल क्षेत्रफल जोड़ करके उसका अनियमित सतह का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चन है, मैं कोई मन से नहीं ला रहा हूं, अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम में पूछे हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेमी में उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल बताना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ। लंबाई हमें 8 दे रखी है और चौड़ाई हमें क्या दे रखी है 5, और 8 पंजू 40, और क्षेत्रफल की इकाई होती है, ये सेंटीमीटर में है तो आ गया है वर्ग सेमी, ठीक, समझ में आ गया होगा। ये इसको बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5/10 + 1/10 का मान क्या होगा।
क्वेश्चन आया हुआ है, मैं नहीं पूछ रहा हूं, केवल अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा ये क्वेश्चन, एग्जाम में आया है। तो 3/5 प्लस 1/10, इनका एलसीएम आ गया है 10, 5 का भाग 10 में 2 बार गया है। अब 2 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 10 का भाग 10 में 1 बार गया है। अब उस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया है 1, तो आ गया है 7/10। समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है √300 की सबसे समीप पूर्ण संख्या क्या होगी। इसके समीप पूर्ण संख्या समझिए। तो √30 है, इसके समीप कौन सी संख्या होगी समझिए। देखिए 17 का वर्ग होता है कितना, ये होता है आपका 289, और 18 दे रखा है ऑप्शन में, 18 का होता है 324। तो इस 300 के पास कौन सा पास है, 289 पास है, फिर 324 है 300 के पास, इस √300 के पास तो 289 पास है। तो कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लाभ का सूत्र क्या है। मैं नहीं पूछा हूं, अधीनस्थ बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं जो भी करा रहा हूं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है क्या, आपका क्रय, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, और माइनस करेंगे किसमें से, क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य। तो लाभ का फॉर्मूला ये होता है, कौन सा हो गया है, तो क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी बोलते हैं, क्या, लागत मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो ये किसका है, लागत मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हानि का सूत्र होता है क्या, हानि बराबर हो जाएगा लागत मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हो गया है, समझ में आ गया होगा। जैसे लाभ, जैसे समझिए एक दुकानदार था, एक दुकानदार ने 10 रुपए में वस्तु खरीदी और उसको बेच दी कितने में, 20 रुपए में। तो मेरे को बताइए लाभ हुआ या फिर हानि, लाभ हो गया है। तो कैसे निकालेंगे लाभ, तो लाभ बराबर कैसे निकालेंगे लाभ, कि 20 में से 10 कर देंगे तो आ गया है क्या, 10 रुपया उसका लाभ हो गया है। अब हानि भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने 5 रुपए में पेन खरीदा और उसको 3 रुपए में बेच दिया है, उसको लाभ हुआ या फिर हानि, हानि हुई है। तो हानि कैसे निकाल लेंगे, कि क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य उसका 5 है और विक्रय मूल्य में से घटा देंगे, विक्रय मूल्य 3 है, तो 2 रुपए की उसको क्या हो गई है, हानि हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से आता है लाभ, योग और हानि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की लागत कीमत मतलब क्रय मूल्य 50 है और विक्रय मूल्य 70 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सुनिए, तो हमें क्या दे रखा है, लागत मूल्य, लागत मूल्य को ही क्या बोलते हैं, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलते हैं, 50 रुपए है। और विक्रय मूल्य हमें दे रखा है कितना, विक्रय मूल्य हमें दे दिया है 70 रुपए। तो दुकानदार ने 50 रुपए में वस्तु खरीदी और 70 में बेच दी, मेरे को बताइए लाभ हुआ या फिर हानि, लाभ हो गया कितने का, 20 का। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर अर्थात लागत मूल्य पर निकालते हैं। लागत मूल्य हमारे पास 50 है तो नीचे रखेंगे 50, और हमें प्रतिशत में अंश लाना है। देखिए यहां पर बोल रहा प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत में इसको बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 कर देंगे। ये कर दिया, 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, 40% का उसको लाभ हो गया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार कोई वस्तु 900 में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखिए प्रारंभ में कोई भी जो वस्तु होती है, कोई भी जो वस्तु होती है उसका लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य उसका कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। अब ये बोल रहा है उसको 20% के लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया है, विक्रय मूल्य, तो 100 में 20 जोड़ दो, ये तो कितना हो गया 120%। तो उसको 120% के लाभ पर, 120% पर बेचा है, और हमें 120% की वैल्यू दे दी है, मान दे दिया है 900 रुपए। हमें निकालना क्या,
लागत मूल्य, और लागत मूल्य कितनी थी 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 900 बटे 120% और इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, एक जीरो से एक जीरो, चार से कट रहा है, चार के पाड़े से 3 बार और चार के पाड़े से 25 बार, 3 के पाड़े से 30 बार और 25 75, 750 रुपए आ गया है उसका लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य आ गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। दूसरा तरीका देख लीजिए इसको करने का। सबसे पहले इस 20% को हल करूं तो 20 बटे में 100, 20 के पाड़े से हल हो गया है 1/5, क्या गया है 1/5। तो नीचे वाला जो मान होता है ये वस्तु का प्रारंभिक मूल्य होता है, मतलब ये क्या है लागत मूल्य है वस्तु का। लागत मूल्य कितना है 5 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हो गया है विक्रय मूल्य, तो 1 रुपए के लाभ पर बेच रहा है इसको, तो 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 1 रुपए का लाभ हमारा तो 6 में बेचा, तो 6 ये हो गया। ये क्या बोला है 900 रुपए में बेचा है, मतलब 6 का मान दे दिया है 900। हमें क्या निकालना है 5 की वैल्यू, तो 6 का भाग 900 में दीजिए, तो एक बार, और 6 पंजे 30, 0, मतलब 6 को 150 से इस तरफ गुणा किया है, तो इस तरफ 5 को 150 से गुणा कर दो, तो 15 × 5 = 75, 750 रुपए ये आ गया है। दोनों तरीके देख लो, जो आपको पसंद आए वो करना है, तो 750 इसी तरीके से आएगा। एक पर्सन को कई तरीके से कर सकते हो, मैं 10 तरीके से करके बता दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, आप एक तरीके से करिए, जो आपको पसंद आता है वो करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। 6 और 8 का एलसीएम हमें निकालना है, तो 6 ले लीजिए और 8 लीजिए, ले लिया। अब छोटी से छोटी किस संख्या का भाग जा रहा है, हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है, और अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें एक का भाग जाता हो और खुद का भाग जाता हो। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जा रहा है, 2 अभाज्य संख्या है, तो 3 बार गया है, फिर 4 बार। अब देखिए फिर से 2 का जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा तो 3, तो ऐसा कैसा उतार दो, 4 में जा रहा है 2 बार। अब देखिए फिर से 2 का जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा 3, ऐसा कैसा उतार दो, 2 में जा रहा है 1 बार। अब देखिए 2 का नहीं जा रहा 3 का जा रहा है, देखिए 3 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का हमें भाग देना है। 1 बार गया है और 1 बार, जब लास्ट में यहाँ पर 1 1 आ जाए तब रुक जाना है, और इस तरफ ये संख्या ये अभाज्य संख्या इनको गुणा कर लेना है, तो कितना गया है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो 24 इसका क्या गया है एलसीएम आ गया है, क्या गया है एलसीएम 24 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है आंसर। अर्थात एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जिन संख्याओं का हमने एलसीएम लिया है उन संख्याओं का भाग एलसीएम में पूरा पूरा जाता है। तो देखिए इस 6 का भाग 24 में पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 8 का भाग भी 24 में पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। पहले मान लीजिए हमारे पास ए ऑप्शन को लेते हैं कि एलसीएम 12 है, तो भाग दीजिए। 6 का भाग 12 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन 8 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब मान लीजिए बी को मानते हैं कि 16 मान लीजिए एलसीएम है, तो 6 का भाग 16 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, आगे दीजिए मत, क्योंकि दोनों का भाग जाना चाहिए। अब मान लीजिए 48 में जा रहा है क्या, तो छोटी से छोटी संख्या लेनी है। अब देखिए 24 में पूरा पूरा जा रहा है और 48 में भी पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए वो, और छोटी संख्या कौन है 48 और 24 में से 24 है, तो 24 इसलिए होगा क्योंकि 48 से छोटी आ गई है 24 और इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 24 हो गया इसका एलसीएम, और इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अंश 3/4 के बराबर है। तो ऑप्शन में जो संख्या दे रखी है उनको हल कीजिए, अगर वैल्यू काट पीट करके 3/4 आ जाए वो ही इसके बराबर हो जाएगी। 2/5 पहले से ही हल है, तो ये इसके बराबर है ही नहीं 3/4 के बराबर, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। देखिए 5/6 नहीं कट रहा है, पहले से ही हल है, और 5/6 इसके बराबर 3/4 के बराबर आ ही नहीं रहा है। चलिए 6/12 है, 6/12 में किसका भाग जा रहा है, 6 और 12 में किसका भाग जा रहा है, देखिए 2 का जा रहा है। 6 में तो गया है 3 बार, और 12 में गया कितनी बार, 6 बार। अब देखिए 3 का भाग जा रहा है, 1 बार 2 बार, तो 1/2 आया है, हमें तो 3/4 लाना चाहिए था, नहीं है। अब 6/8 है, तो 6 में और 8 में किसका भाग जा रहा है, 6 में जा रहा है 3 का भाग 3 बार, और 8 में जा रहा है 4 बार,
देखिए आ गया 3/4 उसके बराबर। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 0.75 का अंश में सरलीकृत मान क्या होगा। भिन्न में बदलना है हमें। तो 0.75 है, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, दो। तो नीचे एक लिख करके डिजिट के बाद में, सॉरी, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा देते हैं। तो 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा दो, हो गया है। तो आ गया ऊपर तो बच गया है 75, नीचे आ गया है 100, क्योंकि ये पॉइंट हट गया ना नीचे जीरो लगा देने पर। 25 के पहाड़ी से कट रहा है, तो 25 75 और 25 100, 3/4 आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7/10 का। 7/10 का दशमलव मान क्या होगा। तो 7/10 है, नीचे कितने जीरो हैं, एक जीरो। नीचे एक जीरो है तो ऊपर राइट साइड में उतने ही क्या छोड़ देते हैं, डिजिट, और फिर पॉइंट लगा देते हैं। तो एक डिजिट छोड़ दो तो 7 छोड़ दिया, एक डिजिट, क्योंकि नीचे एक जीरो है, और फिर पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया है 0.7 आ गया है। कौन सा ऑप्शन हो गया है, बी। 0.7 लिख दे या फिर 0.7, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की गणना की जाती है। तो साधारण ब्याज की गणना किस पर की जाती है, साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। कैसे, मतलब मान लीजिए मैंने 100 रुपए किसी को दिए और 2 रुपए सैकड़ा पर दिया, तो पहली साल भी 2 रुपए मिलेगा, दूसरी साल भी दो रुपए मिलेगा ब्याज का, तीसरी साल भी 2 रुपए मिलेगा। ऐसा होता है साधारण ब्याज। और मूलधन व ब्याज पर, मूलधन और ब्याज दोनों पर कौन सा ब्याज लगता है, तो वो लगता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज मतलब मूल, मैंने मान लीजिए 100 रुपए किसी व्यक्ति को दिए और 2 रुपए सैकड़ा पर दिए, तो पहली साल तो मिल गया है 2 रुपया ब्याज का। अब दूसरी साल क्या होगा, इस 100 रुपए पर 2 रुपए तो वो मिलेगा, और इस 2 रुपए पर भी क्या मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा मेरे को। तो इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो इस पर देखिए मूलधन पर भी क्या मिल रखा है, ब्याज मिल रखा है, और ब्याज पर भी क्या मिल रहा है, ब्याज। तो जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों पर क्या मिलता है, गणना की जाती है ब्याज की, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज पर केवल क्या होता है, मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है यदि मूलधन 2000, ब्याज दर 5% प्रतिवर्ष समय 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि संयोजित किया जाता है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। सुनिए तो 2000 रुपया है और 2 साल का निकालना है, तो 2 साल का निकालना, जितने साल का निकालना होता उतना लाइन खींच लो। 2 साल का कर दिया, और प्रत्येक साल दर कितनी है, 5%, तो 5% है, कर दो 5%, कर दिया। अब पहली साल का 2000 का 5% निकाल लो, कैसे निकालेंगे, तो 5% का चिन्ह हटाते ही बट्टे में 100, और किसका निकालना है, 2000 का, तो 2000, 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 दूनी 10, 100 रुपए आ गए हैं। तो पहली साल का भी 5% 100 रुपए आ गया, और दूसरी साल का भी क्या हो गया, 5% 100 रुपए ब्याज आ गया है। अब सुनिए, ये जो 100 रुपया है, इस 100 रुपए का ब्याज यहां पर दूसरी साल पर यहां पर लगेगा का, कितना, 5%। देखिए दर यहां पर क्या है, दूसरी साल 5%। तो 5% निकाल लो 100 का, तो 5% का साइन हटाते ही बटे में 100, और किसका निकालना, इस 100 का, तो गुणा में 100, 100 से 100 कट गया, आ गया है 5 रुपया। ये हो गया कंप्लीट ब्याज। तो ऊपर वाला ये जो पहली लाइन में जो ब्याज होता है, ये क्या होता है आपका, साधारण ब्याज। तो ये तय गया है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज टोटल कितना हो गया है, 200 रुपया आ गया है। 100 और 100 कितना हो गया, 200। और ये जो पूरा ब्याज है, ये पूरा ब्याज इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया है, चक्रवर्ती ब्याज वो हो गया कितना, 205। और हमें पूछा अंतर बताइए, तो 205 में और 200 में कितने का अंतर है, 5 रुपए का। आपको कुछ नहीं देखना है, ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले जो भी रहे उसको लिख दो, वो ही अंतर हो जाएगा। तो यहां पर नीचे केवल 5 है, तो 5 रुपए का अंतर आ गया है। इस प्रकार से हल करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर x बराबर 16 में x का मान क्या होगा।
तो 2 की पावर x है और इसके बराबर है 16। समझिए, जो 16 है इसको 2 के बेस के रूप में बना लेता हूं। तो 16 को 2 की बेस के रूप में बना कैसे करेंगे? तो 2 का भाग जा रहा है 16 में कितनी बार? 8 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है 4 बार। फिर से 2 का जा रहा है 2 बार। फिर से 2 का जा रहा है 2 बार। आ गया है 1। अब इनको गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ रहा है। अब 2 कितनी बार है यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 बार है। तो इस तरफ 2 की पावर x लिख दो, और 16 के कितने रूप में बन गया है? 2 की पावर 4 के रूप में बन गया है। अब देखिए, बेस दोनों का क्या है? बराबर है। मतलब जो बैठे हैं वो होते हैं बेस, आधार होते हैं। दोनों के आधार बराबर हैं। जब आधार बराबर होते हैं तो उनकी घात अर्थात पावर को बराबर कर देते हैं। तो आधार बराबर है तो पावर को बराबर कर दो। तो यहां पर 2 की पावर कितनी है? x, और इसके बराबर कौन हो जाएगा? इसकी 2 की पावर कितनी है? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 आ गई है। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। देखिए, इसी प्रकार से बेसिक से समझने के लिए आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टा पर जुड़ सकते हैं। डेली क्लास होती है, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लगातार पढ़ाते रहते हैं। डेली क्लास होती है, साइंस की भी होती है, मैथ्स की भी होती है, और राजस्थान जीके की भी होती है, और आईएसटी की भी स्टार्ट कर देंगे जल्दी से ही। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग इकाई है तो इसके विकिरण की लंबाई लगभग क्या होगी? विकिरण की लंबाई हमें पता करनी है। चलिए, तो विकिरण की लंबाई पता करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल है। चलिए, पहले तो मेरे बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या होता है आपका? भुजा गुणा भुजा, या फिर भुजा का स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, भुजा गुणा भुजा। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 64। तो ये लीजिए 64, और भुजा को भुजा से गुणा करके क्या गया है? भुजा का स्क्वायर। तो मेरे को भुजा निकालनी है, तो 64 का क्या निकाल लूंगा? वर्गमूल निकाल लूंगा, तब ये स्क्वायर हट जाएगा। तो 64 किसका वर्ग है? 8 का। तो 8 आ गए हमारे पास क्या? भुजा। अर्थात भुजा क्या आ गई है? 8। अब समझिए, मैं क्या बना लूं? एक बना लेता हूं वर्ग। तो मैं वर्ग बनाता हूं, देखना आराम से। ये मेरे पास एक वर्ग है। समझ में आ गया होगा। अब इस ये वर्ग हो गया है ए, एक मिनट रुकिए, ए बी सी और डी। ये वर्ग की सभी भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो देखिए, 8 भुजाएं, तो सभी भुजा क्या हो गई है? 8 8 हो गई है। हमें क्या निकालना है? विकिरण की लंबाई। तो विकिरण में ढाल देता हूं, ये वाला विकिरण बी डी बी। एक मिनट रुकिए, मैं सही डालता हूं अच्छे से। ये विकिरण को, ये विकिरण अच्छे से डालता हूं। ये लीजिए विकिरण, ये विकिरण हो गया है। और विकिरण हो गया हमारे पास क्या? डीबी। तो ये वाली निकालें, इसको एक्स मान लेता हूं डीबी को। और ये क्या हो गया है? वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का हो गया है। तो ये क्या बन गया है? समकोण कोण। और समकोण में पाइथागोरस परिमेय लगती है। तो डीबी क्या हो गया? कर्ण हो गया है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण तो क्या हो गया यहाँ पर? डीबी। तो डीबी का स्क्वायर, आधार यहां पर क्या है? डीसी, ये वाला है डीसी। तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 प्लस लंब कितना है? तो लंब ये हो गया है बीसी। 8 है तो 64 हो गया है। चलो, 64 और 64 कितना हो गया है? 128 हो गया है। तो डीबी का स्क्वायर आ गया है कितना? 128। तो मेरे को क्या करना है? डीबी से ये स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाऊंगा तो 128 से क्या लूंगा? वर्गमूल लूंगा। तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा? तो डीबी बराबर अंडर रूट 128 है। जब 128 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये लगभग आएगा 1 1 3 और 1 11.31 आएगा। तो ये लगभग किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो रहा है। क्योंकि यहां पर पूछा है लगभग, क्योंकि कंप्लीट नहीं आ रहा है ये। तो 11.31 आ रहा है, तो लगभग 12 हो गया है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का मान क्रम से 3 और 5 इकाई है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी?
पहले तो सुनिए, समकोण जो त्रिभुज होता है वो किस टाइप का होता है वो मैं बता देता हूं। तो समकोण जो त्रिभुज होता है वो इस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? इस टाइप का। समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया ए, बी और सी। और समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है। और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण है। और ये क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। हमें क्या दे रखी है? दो छोटी भुजाएं। तो कोई सी मान लो, ये मान लो 5 और ये मान लो 3। हमें क्या निकालनी है? बड़ी भुजा। और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? पाइथागोरस परिमेय क्या लगता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यहां पर कितना है? AC है। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? आधार ये है। ठीक है, आधार। तो 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस लंब क्या है? ये है AB। तो 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया है 9। तो AC का स्क्वायर 25 और 9 हो गया है 36। तो AC निकाल लूं, ये स्क्वायर हटा दूं, तो स्क्वायर हटाएंगे तो 36 का क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल। 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो AC का मान आ गया है 6, अर्थात बड़ी भुजा आ गई है 6। कर्ण आ गया है 6। ऑप्शन नंबर नहीं आ रहा है ये वाला। एक मिनट रुकिए। अच्छा अच्छा अच्छा। सॉरी 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 सॉरी। जोड़ने में गलती कर दी मैंने जल्दीबाजी में। तो AC का स्क्वायर बराबर 9 और 5 14 और ये हो गया है 3 34 आया है। तो AC का स्क्वायर बराबर हमारे पास स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 34 का मेरे को क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। और ये 36 से कम है तो 6 से कम आएगा। और 6 से कम यहां पर कौन बैठा है? 5.8 बैठा है। तो आ जाएगा 5.8। तो कर्ण इसका आ गया, वो आ गया है 5.8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस परिमेय का उपयोग किया जाता है। तो पाइथागोरस परिमेय का उपयोग कहां पर किया जाता है? समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है समकोण त्रिभुज। कैसे? ये मान लीजिए ए है, बी है और सी है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। और ये नीचे क्या हो गया है? ये वाला हो गया है आधार। ये हो गया है आधार। और ये क्या हो गया है? लंब हो गया है। क्या? ए बी क्या हो गया है? लंब। और पाइथागोरस परिमेय क्या होती है? पाइथागोरस परिमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस परिमेय का उपयोग कहां पर करते हैं? समकोण त्रिभुज में। अब देख लो, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पाइथागोरस परिमेय का। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो एक जो मीटर होता है इसमें मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीमीटर। क्या होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। सुनिए, देखिए मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है और आपका क्या होता है? किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए। जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो गुणा किसे करूंगा? 1000 से। और जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो किससे गुणा करूंगा? 100 से। और जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो किससे गुणा करूंगा? 10 से। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, उल्टा कर दें। जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो भाग देंगे किसका? 10 का। यहां का उल्टा करना आपको। जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो भाग दूंगा 100 का। और जब मीटर को किलोमीटर में चेंज करूंगा तो भाग दूंगा 1000 का। अब रिलेट कर दूं और आगे। अब सुनिए, जब मीटर को मिलीमीटर में चेंज करूंगा, मिलीमीटर में, तो गुणा किससे करूंगा? तो 10 तो ये है और 100 ये है, तो गुणा करेंगे 1000 से। यहां तक समझ में आ गया होगा। और जब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो भाग देंगे किससे? 10 तो ये हो गया और 100 ये हो गया, 1000 से। यहां तक भी समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, जब किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करूंगा तो गुणा किससे करूंगा?
तो 1000 तो ये है और 100 ये है और 10 ये हो गए हैं। कितने बिंदु हो गए हैं? 6। तो इस इतने से गुणा करूंगा, और जब मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करूंगा तो किससे भाग दूंगा? तो देखिए 10 तो ये है, एक बिंदु तो ये है, दो बिंदु ये हो गई है 3, और 3 बिंदु ये हो गई है। तो कितने बिंदु हो गई हैं? 6। तो इतने से गुणा करूंगा। ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से याद करना है। जब चेंज कराए तब किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त्य को क्या कहा जाता है? तो दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्त्य होता है उसको बोलते हैं महत्तम सामान्य भाजक। क्या बोलते हैं? महत्तम सामान्य भाजक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो संख्या है, 2 और है 6, ये दो संख्या है, और ये बोले इसका निकालो, एचसीएफ निकालो, महत्तम समापवर्त्य निकालो। तो महत्तम समापवर्त्य होता है कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है? अधिक से अधिक। तो इन दोनों संख्या में अधिक से अधिक कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन आ गया तो अब क्या रह गया पीछे? तो इस 2 का भाग इस 2 में दीजिए, कितना आ गया है? 1। अब इस 6 में दीजिए, आ गया है 3। तो इनका अनुपात आ गया है 1:3। ठीक है, संख्याओं का। अब हमें क्या बोले कि संख्याओं का हमें अनुपात दे दे, संख्याओं का अनुपात दे, और बोले उनका एचसीएफ दे दे, जैसे एचसीएफ 2 है, और बोले संख्या निकालो। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट कि अनुपात को संख्या के अनुपात से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इस 2 को 1 से गुणा करो तो पहली संख्या आ गई है 2। अब इस 2 को इस 3 से गुणा करो तो दूसरी संख्या आ गई है 6। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एचसीएफ क्या होती है? अधिकतम से अधिकतम संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब लार्जेस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है उसको बोलते हैं क्या? महत्तम समापवर्त्य, ऐसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बाहरी त्रिज्या r और आंतरिक त्रिज्या r वाले वर्ताकार रिंग के परिमाप का सूत्र क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए कोई भी अगर वृत्त होता है, एक वृत्त का जो रिंग का परिमाप होता है ना, एक वर्ताकार एक वर्ताकार रिंग का परिमाप, जो रिंग का जो परिमाप होता है वो हमेशा क्या होता है? उसकी बाहरी परिधि, उसकी बाहरी परिधि, बाहरी परिधि वह उसकी बाहरी परिधि वह आंतरिक परिधि के बराबर होता है। आंतरिक परिधि के क्या होता है? बराबर होता है। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है? दो वृत्त हैं। मैं वृत्त बना लूं एक बार, मैं वृत्त बनाता हूं एक बार। मेरे पास वृत्त एक तो ये हो गया है, ठीक है। दूसरा वृत्त लेता हूं, ये लीजिए दूसरा वृत्त मेरे पास ये आ गया है, ये दूसरा वृत्त है। बाहरी जो वृत्त है, ये वाला वृत्त है, जो बाहरी ये वाला वृत्त है, इसकी परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो इसको मान लेता हूं 2πr। और अंदर वाला जो ये वृत्त है इसकी परिधि मान लेता हूं 2π और r, ये मान लिया है। और इसकी परिमाप क्या होता है? दोनों वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो दोनों को जोड़ दो तो इनका परिमाप क्या हो जाएगा? तो इनका परिमाप हो जाएगा क्या? 2πr छोटा वाला वृत्त प्लस 2πr बड़ा वाला वृत्त आ गया है। तो 2π तो अंदर आ गया है, 2π कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया है? r प्लस कैपिटल R। यह आ गया इसका क्या? परिमाप। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जैसे मैं समझा दूं, जैसे मेरे पास ये वृत्त है, क्या है? ये वृत्त है। तो इसका ये अंदर का जो ये क्षेत्रफल है, ये अंदर का ये क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। और बाहर जो ये परिधि है, ये बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, इसकी जो लंबाई है इसको बोलते हैं क्या? परिधि। ये होती है क्या? परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है?
होता है 2 पाई r। ये होता है क्या, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए लंबाई की भुजा वाले घन का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल सतह क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कुल सतह जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, 6a² होता है। क्या होता है, 6a²। अगर हमें पूछे जो घन है, घन का आयतन, ये है घन का आयतन का फॉर्मूला, a³ मतलब भुजा क्यूब है, और 4a², ये है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a², और घन का कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 6a²। ए यहां पर है भुजा, तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, और इसका आयतन हो गया है भुजा क्यूब, मतलब a³ हो गया है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 3x+7 बराबर 22 है, तो x का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान है। तो 3x+7 बराबर 22, इस 7 को इस तरफ ले जाओ, तो 22 में से हम क्या घटा देंगे, 7 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 7, तो कितना बच गया है, 15। तो 3x बराबर हो गया है 15। 3 का भाग 15 में कितनी बार गया है, 5 बार। तो x का मान कितना हो गया है, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 5x+8 बराबर 3x-4 में x का मान निकालो। बिल्कुल आसान है। तो 5x+8 बराबर 3x-4। देखिए x, इस 3x को इस तरफ ले जाऊं, तो 5 में से 3 गए तो कितना बचा, 2x। इस 8 को उस तरफ ले जाओ, इस 8 को उस तरफ ले जाओ, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और वो 4 उस तरफ भी माइनस का है, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 माइनस का। 2 का भाग 12 में कितनी बार गया है, 6 बार। तो x का मान कितना हो गया, माइनस का 6, क्योंकि -7 में है ना, उसके 12 के साथ। तो x का मान हो गया है माइनस का 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, सरल है। एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 2 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। अगर इसका घनत्व 10 किलोग्राम मीटर क्यूब है, तो इसका भार क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो एक बार हम इसकी धारिता निकाल लें। तो धारिता मतलब आयतन होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। ये आ गया होगा, पाई को ऐसा कैसा रख लो, और आर का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 गुणा एच का मान मेरे पास 5 है, तो ये कितना, 520, 20 पाई, और ये किसमें है, मीटर क्यूब। तो आ गया है मीटर क्यूब आ गया है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या निकालना है, इसका द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, इसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालेंगे, तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान, पहले द्रव्यमान निकाल लेता हूं। तो 20 पाई को किससे गुणा कर दूं, कि 10 जो किलोग्राम है ये 1 मीटर क्यूब में है, तो इसको 10 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो गया, 200 पाई। कितना हो गया, 200 पाई किलोग्राम मीटर क्यूब आ गया है। क्या गया है, किलोग्राम आ गया है। क्या गया है, ये किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान की इकाई है किलोग्राम। हमें क्या निकालना है, भार। तो भार जो होता है, मतलब डब्लू, इसका सूत्र क्या होता है, mg। क्या होता है, mg। m यहां पर क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान हमारे पास क्या है, 200 पाई गुणा जी का मान हमारे पास कितना होता है, 9.8। तो 9.8 कर लिया ये। अब सुनिए, तो 200 गुणा पाई का मान होता है 22/7, और गुणा 9.8। जब इसको मैं कंप्लीट हल करूंगा, तो हल कर लो इसको, तो यहां पर जब ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ गया है, 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है। 22 को 20 से गुणा करो, तो 22 दूनी 44, और गुणा 58, और बटे 7। चलो 7 से काटो, 7 एकम 7, और 728, ये हो गया है। तो ये कितना बच गया है, 0। 14 चौक 56, हासिल हो गई है 5। 56 और 5 61, 61 60, ये आया हमारे पास क्या, न्यूटन। ये किसके लगभग है, ये लगभग में आएगा, पूरा कंप्लीट नहीं आएगा। तो लगभग में किसके बराबर है, देखिए 5000 के पास तो नहीं है ये, और 10,000 के पास भी नहीं है, और 1000 के, तो 6300 न्यूटन आएगा, लगभग में आएगा ये।
ठीक है, और ये अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है और लगभग में ही ये आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है और लड़कों की संख्या 36 है तो लड़कियों की संख्या क्या है। तो हमें दे रखा है बॉयज रेशियो गर्ल्स, तो लड़के कितने हैं 4 और लड़कियों का अनुपात कितना है 5। हमें क्या दे रखा है लड़कों की संख्या, मतलब 4 का मान दे दिया हमें 36, तो 4 का भाग 36 में दीजिए, कितनी बार गया है 9 बार, मतलब इस तरफ 4 को 9 से गुणा किया है तो इस तरफ भी हम क्या कर देंगे 5 को 9 से गुणा कर देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी, तो 9 पंजू 45, तो लड़कियों की संख्या आ गई है 45, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि एक थैली में 80 लाल गोलियां और 20 नीली गोलियां हैं तो लाल एवं नीली गोलियों का अनुपात बताइए। तो लाल गोलियां अनुपात नीली गोलियां, तो लाल गोलियां कितनी है 80 और नीली कितनी है 20। हल कर लेंगे एक बार इनको, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो के पाड़ी से कट रहा है 4 बार, दो के पाड़ी से एक बार, तो आ गया है 4:1 आ गए हैं इनका अनुपात। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज में यदि दो छोटी भुजाओं का मान 3 और 4 इकाई है तो कर्ण का मान क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज के बारे में बोल रहा है, तो मैं समकोण त्रिभुज बना लूं। ये लीजिए आपके सामने समकोण त्रिभुज, ये आ गया है ए बी और सी, और समकोण त्रिभुज में जो कोण होता है एक वो होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या देते छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो छोटी भुजा किसी को मान लो, ये मान लो 3 और ये मान लो 4, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कर्ण कितना है, ये है कर्ण AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या हो गया है ये हो गया है BC, और ये कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया है 9 प्लस लंब ये हो गया है AB, और AB कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया है 16, तो AC का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो गया है 25, तो इसका AC का स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या करूंगा AC का स्क्वायर हटाने के लिए 25 का वर्गमूल लूंगा, तो 25 किसका वर्ग है 5, तो AC का मान आ गया है 5 इकाई। समझ में आ गया होगा, तो कर्ण आ गया है 5, ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर, अर्थात सबसे बड़ी भुजा आ गई है 5। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहले मैं वर्ग बना लूं। ये लीजिए आपके सामने वर्ग आ रहा है, ये लीजिए वर्ग, ये वर्ग है, और ये वर्ग हो गए हैं A B C और D। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, तो 10 दे रखी है तो सभी 10-10 हो गई हैं, ये क्या हो गई हैं सब 10-10 सेंटीमीटर हो गई हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 10, तो 10 गुणा 10 कितना हो गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेमी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अगर कोई संख्या 40 से 60 हो जाती है तो उसकी प्रतिशत वृद्धि बताइए। पहली संख्या कितनी थी 40, अब कितनी हो गई है 60, तो 40 से 60 हो गई, कितने की वृद्धि हुई है 20 की, किस पर वृद्धि हुई है 40 पर, तो 40 रख दो नीचे। प्रतिशत में हमें आंसर लाना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे, लगा दिया 20 दूनी 40 और 2 का जा रहा है 50 बार, तो इसमें 50% की क्या हो गई है वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि किसी आयत की लंबाई तिगुनी और चौड़ाई आधी हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, ये हमें पता करना है। तो मैं लंबाई तो मान लेता हूं क्या शुरुआत में 1, और चौड़ाई भी क्या मान लेता हूं 1 ही मान लेता हूं, तो क्षेत्रफल क्या आया है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 1 इंटू 1 कितना आया है 1 सेंटीमीटर आ गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया है।
अब क्या बोल रहा है कि लंबाई को क्या कर दिया है, लंबाई को 3 गुना, तो ए को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो गया है, और चौड़ाई को क्या कर दिया, आधा, तो 1 में 2 का भाग दे दो, आधा कर दिया है, तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब नई लंबाई क्या हो गई है 3, और क्षेत्रफल कितना हो गया है, सॉरी चौड़ाई हो गई 1/2, ये 3/2 आ गया है 1/5। पहले क्षेत्रफल कितना आ रहा था 1, अब कितना आया है 1.5, मतलब 1.5 आया है, तो 1.5 गुना हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 3x को सरलीकृत कीजिए। तो जो स्क्वायर स्क्वायर है उनको एक जगह जोड़ लेंगे, और जो एक्स एक्स है उनको एक जगह जोड़ लेंगे। तो ये स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर में है ना, तो ये इसकी जगह, इसके पास 3 है और इसके पास 2 है, तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, और 1 तो लिखते नहीं है, और इनके साथ कौन बैठा है x², तो x²। अब ये 5x है और ये भी x रूप में है, तो इसके पास 5 बैठा हुआ है और इसके पास 3 बैठा हुआ है, तो 5 में से 3 गए तो कितना बचा 2, और किसका बचा है ये प्लस का, तो +2x। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो x² +2x ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इस समीकरण 2 × x + 3 बराबर 8x - 6 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 × x + 3 बराबर 8x और माइनस का 6, 2 को x से गुणा करिए 2x, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस है। अब 2 को 3 से गुणा करिए तो 3 दूनी 6 बराबर 8x और माइनस का 6। अब इस 2 को उस तरफ ले जाइए तो 8 में से 2 गए तो बचा 6x, और इस 6 को इस तरफ ले जाइए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 6 और 6 कितना हो गया है 12, 6 का भाग 12 में दीजिए कितने बार गया है 2 बार, तो x का मान कितना आ गया है 2। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। तो ये होते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट जरूर करना है कि क्या अच्छा नहीं लगा हुआ है। और ये मैं कोई मन से क्वेश्चन नहीं लेकर के आ रहा हूं, ये आए हुए एग्जाम में है, और वो भी पूछा है अधीनस्थ बोर्ड ने, और ये पूछा था जेएन की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमें आज ही फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा देखिए इंस्टा पर भी चल रहा है, यूट्यूब पर भी चल रहा है, और फेसबुक पर, आप सभी को कनेक्ट हो जाइए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा यहां से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।